नमस्कार दोस्तों, इकोनॉमिक्स विद मंजुलता में आपका स्वागत है। और आज हम कक्षा 12 के अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत केंद्रीय बैंक यानी भारतीय रिजर्व बैंक का अध्ययन करेंगे। इसके पिछले वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ा था कि व्यापारिक बैंक क्या होते हैं, व्यापारिक बैंक के कार्य क्या होते हैं, व्यापारिक बैंक का क्या अर्थ होता है और व्यापारिक बैंक कैसे शाख का सृजन करते हैं और शाख का निर्माण कैसे करते हैं व्यापारिक बैंक। तो उसके अंतर्गत हमने ये बात पढ़ी थी कि केंद्रीय बैंक क्या होता है, या भारत की जो केंद्रीय बैंक है वो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, भारतीय रिजर्व बैंक है, तो वो कैसे व्यापारिक बैंकों को पर शाख नियंत्रण करती है, इसका अध्ययन हमने किया था। और उसके अंतर्गत ये आरबीआई का जब जिक्र आया था तो हमने कहा था कि हम अगले चैप्टर में केंद्रीय बैंक के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, तब हम आपको बताएंगे कि न्यूनतम कोष प्रणाली क्या होती है। न्यूनतम कोष प्रणाली वही होती है कि जो बैंक चाहे 200 करोड़ रुपए के सोने या विदेशी प्रतिभूतियों को अपने पास रखती है तभी वो नए नोटों को जारी कर सकती है। ये होता है न्यूनतम कोष अनुपात। इसके बारे में हम और भी अभी चर्चा करेंगे जब हम इसके रिजर्व बैंक के कार्यों के बारे में बताएंगे। तो आज हम जान लेते हैं कि रिजर्व बैंक क्या है या केंद्रीय बैंक क्या होती है। देखिए, जैसा इसमें लिखा हुआ भी है कि केंद्रीय बैंक क्या होती है। सबसे पहले हम केंद्रीय बैंक यानी केंद्रीय बैंक के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम बताएंगे उसका इतिहास, रिजर्व बैंक का इतिहास क्या है, फिर अर्थ और फिर परिभाषाएं, क्योंकि ऐसे हम धीरे धीरे पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे तो हमारी समझ में बहुत अच्छे से आएगा। नहीं तो हम एक साथ अगर पूरे चैप्टर को पढ़ लेंगे तो फिर हमारी समझ में नहीं ज़्यादा अच्छे से नहीं आएगा। फिर आप कहेंगे पता नहीं कैसे पढ़ाया गया, हमारे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। इसीलिए उतना ही खाओ जितना पचा लो। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। पहले इसके बारे में बताऊँगी केंद्रीय बैंक क्या होता है, फिर केंद्रीय बैंक, और फिर बताऊंगी रिजर्व बैंक के बारे में। तो देखिए, केंद्रीय बैंक क्या है। केंद्रीय बैंक वह है जो सभी बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं का संचालक होता है। किसी भी देश का केंद्रीय बैंक उस देश की सर्वोच्च संस्था होती है। केंद्रीय बैंक क्या होता है? सर्वोच्च संस्था होती है। ये देश का शिखर बैंक होता है, यानी सर्वोच्च शीर्षस्थ होता है, जो सिरमौर होता है, तो ये शिखर बैंक होता है। देश के मौद्रिक एवं बैंकिंग ढांचे के केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करता है। देश की मौद्रिक नीति एवं आर्थिक नीति का निर्माता एवं संचालक होता है। इसके बाद केंद्रीय बैंक देश में सुस्थिर आर्थिक विकास। अब देखिए, आर्थिक विकास, अब देश में केंद्रीय बैंक क्या करता है? देश में सुस्थिर आर्थिक विकास। सुस्थिर आर्थिक विकास क्या? कि जैसे सभी क्षेत्रों का आर्थिक विकास हो, ऐसा विकास हो जो थोड़े समय के लिए लंबे समय तक रहे। ऐसा नहीं कि आज उसमें कुछ सुधार किया और कल वो फिर बराबर हो गया, ऐसा सुधार नहीं हो। सुस्थिर आर्थिक विकास हो एवं पूर्ण रोजगार की व्यवस्था भी केंद्रीय बैंक करता है। और मूल्य स्थिरता कैसे करता है? कि जैसे मंदी ना, बहुत जल्दी जब मंदी आ जाए तो क्या करना चाहिए, और जब तेजी आए, इन जो ये आर्थिक चक्र होते हैं इनको रोकने का काम भी केंद्रीय बैंक करता है। वो किसी भी देश में हर देश में एक केंद्रीय बैंक होता है। तो वो, क्योंकि बिना केंद्रीय बैंक के जो भी आर्थिक नियमन है जो भी नियंत्रण है वो नहीं हो सकता, इसलिए केंद्रीय बैंक का होना बहुत आवश्यक है। तो देखिए, अब मूल्य स्थिर रहे, ये भी केंद्रीय बैंक कार्य करता है, एवं सुदृढ़ भुगतान संतुलन को स्थिर बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये उत्तरदायी होता है। अगला है कि अब इसके बारे में हमने क्या जाना कि ये केंद्रीय बैंक है। क्या है ये केंद्रीय बैंक? वो हर देश में होता है। जैसे भारत में कौन सी है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इंग्लैंड में कौन सी है? बैंक ऑफ इंग्लैंड। इसी तरह से फेडरल बैंक, रिजर्व बैंक अमेरिका की है। इसको आप लोग लिख भी लीजिए, जैसा मैं बोल रही हूँ। फेडरल रिजर्व बैंक अमेरिका की है, और बैंक ऑफ इंग्लैंड की है, और बैंक रिजर्व बैंक यानी भारतीय रिजर्व बैंक भारत की बैंक है। तो देखिए, हम इसके बारे में हमने लोगों ने जान लिया। अब भारत के संबंध में रिजर्व बैंक, अब हम ये तो हमने जाना कि केंद्रीय बैंक क्या होता है,
और केंद्रीय बैंक क्या कार्य करता है देश में, किसी भी देश में, चाहे वो कोई भी देश हो विश्व का, चाहे वो हमारा भारत हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो कोई भी देश हो, हर देश में एक केंद्रीय बैंक होता है। और हमारे देश में, भारत देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जैसा कि मैंने यहाँ पर ये लिख भी रखा है, भारतीय रिजर्व बैंक, RBI इसको कहते हैं, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी इसे कहते हैं। तो ये आपने जाना कि रिजर्व बैंक। अब हम जान लेते हैं कि इसका इतिहास क्या है। देखिए इसको क्या हुआ था, इसकी स्थापना कब हुई थी, यानी 1 अप्रैल, इसकी स्थापना कब हुई रिजर्व बैंक की, 1 अप्रैल 1935 में। कब हुई इसकी स्थापना, 1 अप्रैल 1935 में। RBI एक्ट के तहत 1934 में, इसके तहत इसकी स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई, रिजर्व बैंक की, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। और उस समय क्या था, उस समय ये अंग्रेजों के शासन में था, अंग्रेजों के हाथ में था। और जब हमारा भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तब ये भारत सरकार के हाथों में आया। तब इसका जो भी कार्य प्रणाली थी वो भारत सरकार ने अपने तरीके से उसको संचालित किया। अब देखिए हम इसके बारे में और थोड़ा सा जान लेते हैं। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ। देखिए हमने जब आपको मुद्रा पढ़ाया था तब हमने आपको बताया था कि कंपनी एक्ट बना था 1949 में। उसी समय हमने आपको बताया था कि रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण भी 1949 में हुआ, यानी 1 जनवरी 1949 में। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1 जनवरी 1949 को। क्योंकि 49 में इसलिए हुआ क्योंकि ये उस समय तो हमारा भारत आज़ादी नहीं हुआ था, तो ये अंग्रेजों के हाथ में था, इसका पूरा संचालन, पूरा नियंत्रण, सब कुछ। और जब हमारा 1947 को भारत आज़ाद हुआ तब ये 1949 को, 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। और उस समय इसके जो गवर्नर थे वो कौन थे, इसके गवर्नर का नाम लिख लीजिए, ये थे ओसबोर्न इस्मथ। ओसबोर्न इस्मथ, ये इसके पहले गवर्नर थे। समझ गए ना आप लोग। तो अब अगर कोई आपसे पूछे कि इसके गवर्नर कौन थे तो आप लोग बताएंगे कि इसके पहले गवर्नर ओसबोर्न इस्मथ थे। 1935 और 37 में ओसबोर्न इस्मथ थे इसके प्रथम गवर्नर। लेकिन अगर कहा जाए, आपसे पूछा जाए कि भारतीय गवर्नर कौन थे प्रथम, तो भारतीय गवर्नर का नाम भी आप लिख लीजिए। ये बने थे 1943 में। 1943 में बने थे भारतीय गवर्नर CD देशमुख। तो आपको अगर ये प्रश्न आता है कि भारतीय प्रथम गवर्नर कौन थे भारतीय, तो आप लोग लिखेंगे कि CD देशमुख प्रथम गवर्नर थे, भारतीय प्रथम गवर्नर थे। तो इस तरीके से क्या हुआ कि जब जो यंग हिल्टन कमेटी एक बैठी और उसने रिजर्व बैंक की स्थापना के लिए उसने सिफारिशें की, क्योंकि ये जब हमारे संविधान रचयिता भीमराव अम्बेडकर ने भी इस पर जोर दिया था कि भारत के संबंध में जो रुपयों की जो कमजोरियां हैं उनको कैसे दूर किया जाए, इसके लिए उन्होंने रिजर्व बैंक की स्थापना पर जोर दिया था, जिसको बाद में एक कमेटी बैठी जिसका नाम था यंग हिल्टन कमेटी। उसने भी इस पर जोर दिया उनकी सिफारिशों पर, और इसके तत्पश्चात ये क्या हुआ, हमारे रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। इस प्रकार RBI की स्थापना 1926 में हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों के आधार पर हुई। और इसके 4 मुख्यालय हैं। पहला कौन सा है, दिल्ली, इसको भी लिख लेते हैं हम लोग, दिल्ली, मुंबई, पहले बम्बई था, मुंबई हो गया, बॉम्बे था पहले। जो मुख्यालय था वो कोलकाता में था। आज़ादी के बाद उस समय कलकत्ता कहते थे कोलकाता को, और ये कोलकाता में था सबसे पहले। इसके बाद ये जब हमारा भारत आज़ाद हुआ
तब ये बॉम्बे लाया गया, जो कि उस समय बॉम्बे था और अब मुंबई है। तो ये इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय कौन कौन से हैं? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। लोग लिख लेना जितने भी स्टूडेंट हैं। और यहाँ तक आपका क्लियर हो गया? बिल्कुल भी क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है अब कि आप समझ गए होंगे केंद्रीय बैंक क्या होता है और भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। भारत का केंद्रीय बैंक जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है और इसमें जो है वो क्या करता है? भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित, संचालित और नियंत्रित करता है। और मुद्रा की छपाई यानी प्रिंटिंग ऑफ करेंसी के मामले में भारत में आरबीआई को एकाधिकार प्राप्त है। एकाधिकार है यानी मोनोपोली है। मोनोपोली एक हमारे जो अर्थशास्त्र है उसमें एक चैप्टर भी है जिसको मैं पढ़ा चुकी हूँ। पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार के अंतर्गत आप लोग मेरे सब्सक्राइब करिए मेरे वीडियो को और जाकर के उसमें देख लीजिए। मेरे वीडियो में ये वीडियो सम्मिलित है जिसका नाम है एकाधिकार। आप उसको अच्छी तरीके से अर्थ को समझ सकते हैं कि एकाधिकार क्या है। तो हमारे भारत में जो है वो रिजर्व बैंक है और ये 1926 में हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों के आधार पर इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। और उस समय इसके वो ओसबोर्न स्मिथ इसके गवर्नर थे और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया आरबीआई का। तो इसके 4 कार्यालय हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। और ये चारों ही अपने अपने जो क्षेत्र हैं इनके उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार से 4 इसके जो है वो मुख्य कार्यालय हैं और 27 जो हैं वो क्षेत्रीय कार्यालय हैं और 4 इसके उप कार्यालय हैं। जो इसके ये 4 जो हैं ये चार जो ये मुख्य हैं। ये अपना दिल्ली जो है दिल्ली में कार्यालय है वो उत्तर भारत देखता है। इस तरीके से ये पूरब देखता है, ये पश्चिम देखता है, ये और ये दक्षिण देखता है। इस तरीके से ये चारों ही हमारे पूरे देश की मौद्रिक नीति को देखते हैं और मौद्रिक नीति का नियमन करते हैं, नियंत्रण करते हैं। केंद्रीय बैंक के रूप में हमारे भारत का रिजर्व बैंक। और इसमें टोटल 21 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 21 सदस्य होते हैं। पहला होता है, एक होता है मुख्य गवर्नर और 4 होते हैं 4 क्षेत्रीय बोर्डों के प्रतिनिधित्व करने वाले लोग होते हैं। इस तरीके से ये 9 हो गए। और 2 वित्त मंत्रालय के होते हैं जो वित्त सचिव होते हैं, जो अपने क्षेत्र में आर्थिक मामलों के सलाहकार होते हैं, आर्थिक मामलों के सचिव होते हैं। वित्त मंत्रालय के सचिव होते हैं जिनको इस बारे में नॉलेज होती है अच्छे तरीके से। और 10 जो होते हैं वो अन्य लोग होते हैं जिनको सरकार नामित करती है। इस प्रकार से ये कुल 21 लोगों का बोर्ड होता है। कितने लोगों का बोर्ड होता है? 21 लोगों का ये बोर्ड होता है। 21 सदस्यों का। इसमें कितने सदस्य होते हैं? 21 सदस्यों का ये बोर्ड होता है। पूरी कमेटी होती है। तो ये 21 सदस्य इसमें होते हैं और ये देश में मौद्रिक एवं जो वित्तीय घटनाएं होती हैं उन पर नियंत्रण करते हैं, उनका नियमन करते हैं और ये सब केंद्रीय बैंक के द्वारा ही किया जाता है। तो हमने जाना कि केंद्रीय बैंक क्या है। हमारे भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। और उसके इतिहास के बारे में हमने जाना। अब हम अर्थ के बारे में जान लेते हैं कि रिजर्व बैंक का अर्थ क्या है और इसकी परिभाषाएं क्या हैं। देश में जैसे जो बैंकें होती हैं, जो वित्तीय संस्थाएं होती हैं, चाहे वो सरकारी हों या प्राइवेट हों, सभी को अनुज्ञा पत्र जारी करता है केंद्रीय बैंक। सभी के कार्यों की देख रेख करता है, निगरानी करता है वो सही से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। कि जैसे हमारा जो बैंक है, हमारा बैंक क्या है? जैसे पीएनबी होना, जैसे अभी पीएनबी में घपला हो गया था तो उसका पूरा अपने हाथ में कार्य लेकर के पूरा जो जनता का पैसा था वो डूबने ना पाए, ये सब कार्य करती है केंद्रीय बैंक यानी रिजर्व बैंक। और ये इन सब के लिए एक बैंक का होना, जो केंद्रीय बैंक है उसका होना बहुत जरूरी। जैसे हम लोगों को जरूरत होती है अगर लोन की तो हम लोग कहाँ जाते हैं? स्टेट बैंक में जाएंगे, आईसीआईसीआई में जाएंगे या पीएनबी में जाएंगे। जो भी बैंक हमारी है, जो भी अनुसूचित बैंक के हैं यानी जो इनरोल्ड हैं सरकार के पास, इनकी लिस्टेड हैं जो वो बैंक से हम जाएंगे लोन लेने, जिसमें हमारा खाता है। लेकिन अगर जब बैंकों को जरूरत पड़ती है, बैंकों को भी जरूरत पड़ती है लोन की,
तो वो कहाँ जाएंगी, वो जाती हैं रिजर्व बैंक के पास। इसीलिए तो वो एक निश्चित अनुपात को रखवा लेते हैं, जिसको हमने CRR बताया था पिछले वीडियो में कि कैश रिजर्व रेशियो जिसको बोलते हैं, नगद आरक्षित अनुपात, वो हर बैंक को रिजर्व बैंक के पास रखना ही पड़ता है उतना तो, और बाकी का वो लोन बांट सकती है, यानी प्रारंभिक जमाओं से वो व्युत्पन्न जमाएं उत्पन्न कर सकती हैं, लेकिन इतना तो उन्हें रखना ही रखना है। तो ये चीज़ हमारी कौन करती है, केंद्रीय बैंक करती है। जैसे कि शाख निर्माण जो करती हैं व्यापारिक बैंकें, उन पे नियंत्रण कौन करता है, केंद्रीय बैंक करता है। जैसे कि मुद्रास्फीति की दर ना बढ़ने पाए या मुद्रा अपस्फीति की स्थिति ना आने पाए, ऐसा इस पर कौन नियंत्रण करता है, केंद्रीय बैंक नियंत्रण करती है। और हमने बताया कि 1900 जो हमारा RBI एक्ट 1934 था, उसके तहत हमारे भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना हुई, जिसके 1926 में जो हिल्टन यंग कमीशन ने सिफारिश की थी, उसके आधार पर रिजर्व बैंक की स्थापना हुई, और अप्रैल 1935 में भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना हो गई, और जिसके प्रथम गवर्नर थे ओसबोर्न स्मिथ, और प्रथम भारतीय गवर्नर थे DC देशमुख, और इस समय हमारे 25वें गवर्नर हैं, वो हैं शशिकांत दास। क्योंकि जो हमारी RBI बैंक होती है, जो बैंक होती है, उसको क्या होता है, 2 रुपए से लेकर के और 2000 तक के, चाहे 2000 के हों, चाहे 500 का हो, 1000 का तो नोट अब चल ही नहीं रहा है, सरकार ने बैन कर दिया, लेकिन 2000 के नोट और 500 के नोट हों, चाहे 10 रुपए का हो, चाहे 100 रुपए का हो, इसको सब कौन इसको जारी करता है, रिजर्व बैंक जारी करता है, और इसमें उसी गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। लेकिन 1 रुपए का नोट होता है, पहले 50 पैसे का सिक्का चलता था, तो 1 रुपए का नोट होता है, उसको भारत सरकार जारी करती है, और उस पर जो वित्त मंत्री होता है उस समय, उसके हस्ताक्षर उस पर होते हैं। लेकिन उसका वितरण कौन करता है, वितरण करती है RBI, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही उस रुपए का भी वितरण वही करेगी। और इसमें 21 सदस्य होते हैं, इनका कार्यकाल लगभग 3 साल होता है सामान्यता, और सरकार 5 साल तक इनका कार्यकाल कर सकती है, लेकिन 5 साल से ज़्यादा इनके कार्यकाल को बढ़ा नहीं सकती है। तो देखिए, हमने केंद्रीय बैंक के बारे में जाना, और रिजर्व बैंक के बारे में जाना, रिजर्व बैंक की इतिहास के बारे में जाना, इतिहास क्या था रिजर्व बैंक का, क्या है। और अब हम जान लेते हैं कि रिजर्व बैंक क्या है, रिजर्व बैंक की परिभाषाएं क्या हैं। देखिए, जो हमारे जो HD कोल हैं, HD कॉक है, उन्होंने बताया केंद्रीय बैंक, यानी केंद्रीय बैंक हमारे भारत में कौन है, रिजर्व बैंक है। तो ये इसकी परिभाषा दी कि केंद्रीय बैंक वह होता है जो अपने देश की मौद्रिक व बैंकिंग ढांचे का सिरमौर होता है। सिरमौर का मतलब होता है अपेक्स, जो सबसे ऊपर होती है बैंक। क्योंकि जितनी भी हमारी जो व्यापारिक बैंकें हैं, वो जो भी काम करती हैं, अगर जैसे कि मान लीजिए वो सही से काम नहीं कर रही हैं, तो इनकी निगरानी कौन करता है, हमारा केंद्रीय बैंक करता है। और इनकी जिम्मेदारी भी केंद्रीय बैंक के पास होती है कि जनता की जो जमाएं इनके पास आई हैं, कहीं ऐसा ना हो कि बैंक डूब जाए, तो बैंक का तो कोई नुकसान नहीं होगा, ये सारे जितने भी पैसे होते हैं तो जनता के ही होते हैं। तो रिजर्व बैंक इस पर भी नियंत्रण और नियमन रखती है। अब वो ऐसे नियम बना देती है, ऐसे लोगों को लाइसेंस देती है, ऐसी बैंकों को ऐसे अनुज्ञा पत्र जारी करती है जो विश्वसनीय होते हैं, लोग जो रिलायबल होते हैं। तो ये हमारा केंद्रीय बैंक क्या काम करता है, यानी सिरमौर होता है वो देश की मौद्रिक व बैंकिंग ढांचे का। तो ये हमारे भारत में रिजर्व बैंक ऐसा ही काम करती है। अगर शाख का निर्माण, मुझे लगता है कि समाज में पैसे की जरूरत है देश में, तो वो क्या करती है, शाख का निर्माण करने शुरू कर देती है। और जब वो समझती है कि पैसा ज़्यादा हो रहा है, मौद्रिक जो मुद्रा है उसको ज़्यादा हो रही है देश में, तो वो शाख का संकुचन कर देती है। इस तरीके से वो उस पर नियंत्रण रखती है। इसी प्रकार से सैमुअलसन ने लिखा है कि एक केंद्रीय बैंक बैंकों का बैंक होता है। देखिए, बैंकों का बैंक होता है, जैसा अभी हमने आपको बताया कि जब हमें अगर लोन लेना होगा तो हम अपनी बैंक के पास जाएंगे। इसी तरह बैंकों की भी तो अपनी बैंक होती है, तो अपने बैंकों की जो अपनी बैंक होती है वो होती है रिजर्व बैंक। हमारे भारत में कौन सी है, रिजर्व बैंक है। वो बैंकों का बैंक है जिसकी जिम्मेदारी मौद्रिक आधार के नियंत्रण की होती है और उच्च मुद्रा शक्ति को भी नियंत्रण करता है। तो ये क्या है, ये हमारा रिजर्व बैंक है। अब देखिए, भारत में केंद्रीय बैंक की भूमिका रिजर्व बैंक निभाता है, बहुत अच्छे से अदा करता है। ये देश की मौद्रिक एवं वित्तीय क्षेत्र का नियामक होता है, यानी नियमों को बनाने वाला, फिर उन पर नियंत्रण रखने वाला और उनको कार्य में भी
कार्यप्रणाली में भी लागू करने वाला यही होता है। और भारतीय रिजर्व बैंक को करेंसी जारी करने से लेकर के बैंकिंग संस्थाओं को अनुज्ञा पत्र जारी करने का अधिकार होता है और ये प्राप्त है। इसी को करेंसी यानी नोट छापने का अधिकार हमारे देश में इस रिजर्व बैंक को है, एकाधिकार इसको प्राप्त है। तो इस तरीके से हमने आज पढ़ा कि जो हमारी नया चैप्टर हमारा चला आज, यानी केंद्रीय बैंक और उसका जो है वो साख नियंत्रण वो कैसे करती है। केंद्रीय बैंक मुद्रा एवं बैंकिंग के अंतर्गत हम इसको पढ़ रहे हैं, जिसके पहले हमने मुद्रा के अर्थ को जाना, फिर हमने व्यापारिक बैंकों को जाना और अब हम केंद्रीय बैंक को पढ़ रहे हैं। तो हम हमने इतना जाना आज कि केंद्रीय बैंक का क्या अर्थ होता है, केंद्रीय बैंक में रिजर्व बैंक क्या है, रिजर्व हमारे देश में और भारत में रिजर्व बैंक है। हमने ये उसका इन तीनों चीज़ों का हमने अध्ययन किया, हिस्ट्री का, अर्थ का और परिभाषाओं का। अब हम इसके आगे का जो भी हम रिजर्व बैंक के कार्य और साख नियंत्रण कैसे करती है, ये दो इसके महत्वपूर्ण टॉपिक बचे हुए हैं। इनको हम 1 बाय 1 करके बहुत अच्छे से, बहुत विस्तार से आप लोगों को पढ़ाएंगे और हमें आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद है कि आपने अच्छे से इसको समझ लिया होगा। और अब आप इसको जल्दी से पेन उठाइए और जल्दी से अपनी कॉपी पे अपने नोट्स बना लीजिए। जितना मैं इसमें लिखती हूँ मेहनत से, उतनी मेहनत से आप भी लिखिए। और अब मैं इधर छोड़ के इधर ही लिखती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे, अच्छे से समझ में आए। और यदि हमारी कोई भी कमी है, आप उसको सुझाव के रूप में, राय के रूप में हमें ज़रूर दीजिए। और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करके हमें बताइए कैसा लगता है। शेयर ज़रूर करिएगा क्योंकि इससे बहुत सारे बच्चों का भला हो जाएगा जो हिंदी मीडियम के लोग हैं और जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं और जो बहुत दूर दूर जाकर कोचिंग नहीं पढ़ सकते, दूसरे टीचर्स नहीं पढ़ सकते, जो इसमें कोरोना काल चल रहा है। तो इसमें से वो अपने घर पे रह करके बहुत अच्छे से पढ़ाई इसके द्वारा कर सकते हैं। धन्यवाद।